हम डालें उस जमाने के समाज पर नजर, हम डालें उस जमाने के विज्ञान पर नजर। अचरज है एक वक्त में काम बड़ा किया और वक्त दूसरे ने उसे गुम कर दिया। समाज कोई जब रहे जमाने से आगे, फिर पिछड़ जाए निकल जाए दुनिया तब आगे। क्यों भला होता ऐसा, क्यों भला किन चीजों से होता है विज्ञान का विकास? ये आज भी समस्या है हमें एहसास। विज्ञान कभी भी बिल्कुल रुक नहीं जाता। अड़चनें आती हैं तो कभी उसके विकास की गति धीमी पड़ जाती है, कभी कभार वो एक दो कदम पीछे भी चला जाता है, और कभी उसकी दिशा बदल जाती है तो कभी उसका रूप बदल जाता है। लेकिन उसके बावजूद विकास के नए नए रास्ते निकलते जाते हैं और विज्ञान की तरक्की रुकती नहीं। विज्ञान के विकास में अड़चनें अलग तरीके से काम करती है, जैसे जाति प्रथा। अब कुम्हार को ही ले ले, उसे अलग अलग मिट्टी का, रसायनों की उस पर प्रक्रिया का और भट्टी के तापमान में उस मिट्टी के बदलाव का कितना ज्ञान होता है। लेकिन ये ज्ञान एक जाति तक ही सीमित रहा, और ऐसा ही लोहार, बढ़ई और दूसरे दस्तकारों के साथ भी हुआ। अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार घुल मिल नहीं पाया, और यूं ज्ञान का एकत्रित विकास नहीं हुआ। अफसोस होता है कि खगोल विज्ञान में भी यही हुआ। पर अगर उसका नाता ज्योतिष और लग्न मुहूर्त जैसे कर्मकांड से जुड़ने के बजाय नेविगेशन से जुड़ जाता तो तब शायद गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिक हमारे यहाँ भी होते। लेकिन ज्योतिष और कर्मकांड के साथ खगोल विज्ञान के सिद्धांत तो ब्राह्मणों के हाथ में रहे और नेविगेशन रहा नाविकों के हाथ। उनके बीच हमेशा रही जाति प्रथा की दीवार। खैर, अब हम पहुंच रहे हैं 7वीं शताब्दी में। माना जाता है कि 7वीं से 11वीं सदी का समय विज्ञान के लिए बुरा दौर था, लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि इस दौरान देश विदेश के विज्ञान का जो मेलजोल हुआ, आगे जाकर वही आधुनिक विज्ञान की नींव साबित हुआ। उन्हीं सदियों में हमारे यहाँ के धर्मशास्त्रों ने समुद्री यात्रा पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया था। इससे विदेश व्यापार कम हो गया और दूसरी सभ्यताओं से मेलजोल भी। देश भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो एक दूसरे से संपर्क कम था। शहर तो बस नाम भर के रह गए थे। गांव लगभग आत्मनिर्भर थे, अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद ही बना रहे थे। पर कुछ विचार थे जो इन तमाम अड़चनों के बावजूद फैल रहे थे। ये अड़चनें रस विद्या के चीन से भारत आने को नहीं रोक सकी, और न ही यहाँ की गणन पद्धति को यूरोप जाने में, जो आगे जाकर आधार बनी आधुनिक गणन पद्धति का, यानी 1 से 9 और 0। मेरी एक सहेली यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाती है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आई थी और तब मैंने ये कविता सुनी। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मैं शून्य के बारे में पढ़ रही थी, और तब मुझे लगा कि आज ये कितनी आसान सी बात है। हैरत है कि इतने हजारों सालों तक बिना शून्य के हिसाब किताब होता रहा, लेकिन शून्य की जरूरत तब महसूस हुई जबकि संख्या को लिखकर दर्शाया जाने लगा। संख्या को दर्शाना
और उसकी जोड़ घटा करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। संख्या को हम कुछ भी चिन्ह दे सकते हैं, XYZ, या फिर और कोई प्रतीक। अगर मैं कहूं कि 1 का चिन्ह है ये सोफा और 4 का ये टेबल, तो जब तक हम सभी इसे मान लें तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समस्या आएगी जब हमें इसे जोड़ना होगा, यानी सोफा और टेबल की जोड़ कैसे करेंगे? उंगलियां गिनकर 4 और 1 यानी 5। सिकंदरिया के रोमन व्यापारियों के साथ भी यही होता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यापारी का माल हिंदुस्तान से आया। वो हिसाब करने बैठा। अपने रोमन नंबर सिस्टम के अनुसार उसने लिखा, हाथीदांत की कीमत 2322 और रेशम का दाम 6739। अब इनको कैसे जोड़ा जाए? एबेकस से। सबसे पहले इसमें हाथीदांत की कीमत डाली। आई कॉलम में 2, एक्स कॉलम में भी 2, सी कॉलम में 3 और एम कॉलम में 2। फिर उसमें रेशम का दाम मिलाया। आई में 9, एक्स में 3, सी में 7 और एम में 6। जिस स्टिक में 10 रिंग हो गए, उसमें से एक रिंग वो आगे वाली स्टिक में ले गया और बाकी को निकाल दिया। इसकी जोड़ है 9061। 9061। ये हुई एक छोटे से आसान हिसाब की बात, लेकिन व्यापारियों को तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब रखना पड़ता है। संख्या को इस तरह लिखने से हिसाब मुश्किल भी हो जाता और उलझता भी। उस व्यापारी का माल एक अरब कप्तान लाया था और उसका हिसाब करने का तरीका कुछ और ही था। उसके चिन्ह कुछ इस प्रकार के थे। हमने एबेकस पर इसकी जोड़ देखी है। अरब कप्तान के पास एबेकस की हर स्टिक में जितनी रिंग्स हैं, उन्हें दिखाने के लिए खास चिन्ह थे। अब इसे क्या कहें? 961, 9061 या फिर 90061? उसने इस खाली जगह को दिखाने के लिए एक नया हिंदुस्तानी चिन्ह लिखा। अगर वो 90061 लिखना चाहता तो वो इस तरह लिखता, लेकिन ये संख्या 9061 ही है, क्योंकि इसका हर चिन्ह एक निश्चित स्थान पर है। 1 है इकाई, 6 है दशम, 0 है सैकड़ा और 9 हजार। यूं सिर्फ 0 से 9 तक के अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या आसानी से लिखी जा सकती है। 0 सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि और भी प्राचीन सभ्यताओं में था, जैसे कि बेबीलोन, चीन। लेकिन ये हमारे गणितियों का कंट्रीब्यूशन था कि 0 से 9 तक के अंकों से किसी भी संख्या को दर्शाने का उन्होंने आसान तरीका बनाया और 0 को एक स्वतंत्र अंक का दर्जा भी दिया। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने 0 को एक नए नियम में बांधा, जिसे आज हम ऑपरेशंस ऑफ जीरो कहते हैं। 0 के आने से हमारा गणित न केवल एबेकस के बंधन से मुक्त हुआ, बल्कि उसने कई नई सीमाएं पार की। चीन, भारत और अरब देशों के मेल से विज्ञान काफी आगे बढ़ा। 3री से 7वीं सदी तक चीन से व्यापार बढ़ा, कई विचारों का आदान प्रदान हुआ। तब चीन से एक विद्या आई, वो है अल्केमी या रस विद्या। अमरता का रहस्य जानने की इच्छा मानव में शुरू से रही है। ऋग्वेद में सोमरस का उल्लेख है। माना जाता था कि इसे पीने से चिर यौवन प्राप्त होगा। आयुर्वेद में भी रसायन और वाजीकरण जैसे उपचारों का उल्लेख है। धातुओं के गुण दोष जानने पर मानव सबसे ज्यादा सोने से प्रभावित हुआ, जिसमें न कभी जंग चढ़ती है न कोई दोष पैदा होते हैं। तब इच्छा हुई सोने जैसा दोषहीन शरीर पाने की। माना जाने लगा कि अगर सोने का किसी न किसी रूप में सेवन किया जाए तो यह इच्छा पूरी हो सकती है। इसलिए रसविद्या 2 खोजों में जुट गई। एक थी किसी भी धातु को सोने में बदलना और दूसरी थी
अमरता या चिर यौवन पाना। इन खोजों के लिए खनिजों और जड़ी बूटियों पर अनेक शोध किए गए। यही ज्ञान आगे जाकर मॉडर्न केमिस्ट्री भी बन सकता था, मगर यहाँ पर यह केवल आयुर्वेद के ड्रग सिस्टम तक ही सीमित रह गया। मर्क्यूरी यानी पारा और सल्फर यानी गंधक, ये दो चीजें इस तरह की दवाओं का आधार हैं। जैसे ये कज्जली जो यहां बनाई जा रही है। रस विद्या की इन पुरानी मूल विधियों का उपयोग आयुर्वेद में आज भी हो रहा है। रसरत्न समुच्चय के संग्रहकर्ता रस भागवत ने भी कहा है कि सिद्धे रसे करिष्यामि निर्धारितमिदं जगत श्रेष्ठति रसे करिष्ये महीमहम निर्जरा मरणाम। यदि हम पारे को सिद्ध कर सकें तो इस दुनिया से गरीबी, बुढ़ापा और रोगों को दूर किया जा सकता है। हमारे लिए रसविद्या महत्वपूर्ण है क्योंकि इन असंभव खोजों के लिए उन रसवादियों ने जो प्रयोग किए उससे कई रासायनिक प्रक्रियाओं और धातुओं की जानकारी बढ़ी। सिंदूर या हिंगुल एक खनिज है जिसमें गंधक और पारा मिला होता है। यहाँ पे इसमें से पारा अलग किया जा रहा है। इसे पारद निष्कासन कहते हैं। हिंगुल को पीसा, नींबू निचोड़ा और फिर उसकी गोलियां बनाई। दो छोटे मटकों से बना है ये डमरू यंत्र। इसी में हिंगुल से पारा सब्लिमेट होकर अलग होता है। यहाँ पारा जमा हो गया ना? डमरू यंत्र जैसे और कई यंत्रों का जिक्र रसविद्या के ग्रंथों में मिलता है। रसवादियों ने अलग अलग धातुओं के गुणों का पता लगाया और ये यंत्र बनाए, जैसे तिर्यक पतन यंत्र, पुटे यंत्र, पाताल यंत्र और डमरू यंत्र। भले ही ये बर्तन भांडे जैसे दिखते हो, लेकिन थे तो उनकी प्रयोगशाला के उपकरण। गणित जैसे विषय सैद्धांतिक हैं, पर आयुर्वेद रसशास्त्र आधारित है निरीक्षण और प्रयोगों पर। ऐसे व्यावहारिक विज्ञानों को यहाँ सामाजिक औदा नहीं मिला। इनके प्रयोग गुप्त रूप से ही होते रहे, इनकी क्षमता के बावजूद। जैसे रस विद्या, जो आगे जाकर आधुनिक केमिस्ट्री का आधार बनी, पर यहाँ उसका ज्यादातर विकास केवल दस्तकारी में हुआ, खासकर धातु कला में। धातुओं की जानकारी बढ़ाने में इन प्रयोगों से मिले ज्ञान का काफी सहभाग था। रस विद्या के ग्रंथों में कई धातुओं की जानकारी है। 13वीं सदी में लिखे रसरत्न समुच्चय में हमें एक ऐसी धातु की जानकारी, उसे बनाने की प्रक्रिया मिलती है जो उस वक्त बाकी दुनिया में और कहीं नहीं बनता था। वो है प्योर जिंक या जस्ता बनाने की प्रक्रिया। जॉन मार्शल ने तक्षशिला की खुदाई के बाद यह रिपोर्ट लिखी थी। वहां मिली पीतल की चीजों का उन्होंने रासायनिक विश्लेषण किया। इससे पता चलता है कि इनको बनाते वक्त शुद्ध जस्ते का इस्तेमाल किया गया था। तो जस्ता बनाने की जानकारी थी और जस्ते से बनी चीजें भी थी। पर अब सवाल यह था कि ये जस्ता निकाला कहां से गया और कहां शुद्ध किया गया। इन सवालों का हल मिला 1984 में झावर में, जहां ब्रिटिश म्यूजियम, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और MS यूनिवर्सिटी ने खुदाई की। रघु इसकी जानकारी लेने
राजस्थान में उदयपुर के पास झावर और बड़ौदा के MS यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ वे प्रोफेसर KTM हेगड़े से मिले और लोगों को बहुत आकर्षणीय था। लेकिन ये पित्तल का ये ऐसी पित्तल बनाने के लिए जिंक तो ज़रूरत है, लेकिन ये जिंक कहाँ मिला और कहाँ बना इसका कुछ अवशेष नहीं था। तब तक हम झावर में गए तो वहाँ पर वो पुरानी जिंक डिस्टिलेशन साइट देखे तो वहाँ पर हमको सब अवशेष। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में झावर है। यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदानें हैं। जिंक को निकालने और बनाने का ये भारत में सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जिंक बनता है मॉडर्न इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। मेरे साथ थे ललित गुर्जर, यहाँ के जियोलॉजिस्ट। हो गया? वे मुझे पुराना जावर दिखाने ले गए। उन्होंने डॉक्टर हेगड़े को सहयोग दिया था जावर में हुई खुदाई में। जावर में माइनिंग तो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन स्मेल्टिंग के एविडेंसेस हमें 10वीं शताब्दी से मिलते हैं और 10वीं शताब्दी में ये तकनीक काफी अपनी उन्नत अवस्था में हमें मिलती है। तो इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इसको काफी समय लगा होगा या इसका कुछ न कुछ तो आधार रहा होगा। ये फर्नेस जो है इसे 2 भागों में है। ऊपर ये पिरामिड के आकार का फर्नेस चैम्बर है, इसके नीचे एक कूलर चैम्बर है और इसको ये परफोरेटेड प्लेट जो है सेपरेट करती है दोनों, जिसके ऊपर रिटॉर्ट जो है। जिंक धातु को बनाना इतना आसान नहीं है। जिंक ऑक्साइड से जिंक को अलग करने के लिए 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है, लेकिन 908 डिग्री में जिंक बॉयल होकर वेपर बनकर आ जाता है। ये वेपर हवा के ऑक्सीजन से मिलकर पुनः जिंक ऑक्साइड बन जाती है और जिंक ऑक्साइड इतना लाइट है वो फर्नेस की फ्लूस के अंदर से नष्ट हो जाता है। तो ये जिंक, इसलिए जिंक बनाने के लिए एक स्पेशल फर्नेस की ज़रूरत है। मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर हमने एक स्केल मॉडल जो जावर से पट्टी मिली इसके स्केल मॉडल बनाई हैं। इस फर्नेस के अंदर 2 भाग होते हैं। एक तो फर्नेस चैम्बर है और उसके नीचे कंडेंसेशन चैम्बर। ये फर्नेस चैम्बर में जिंक पाउडर को ऐसी रिटॉर्ट से जिंक डिस्टिल किया गया है। इस रिटॉर्ट के अंदर जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेशियस मैटर को मिक्स कर रखकर इसको ऐसी फर्नेस चैम्बर में रखा गया। तो फर्नेस चैम्बर का टेम्परेचर 1200 डिग्री तक जाता है और जब ऐसी टेम्परेचर इसको मिल जाता है तो कार्बोनेशियस मैटर कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर बहुत प्रेशर से नीचे आता है एक कंडेंसेशन के चैम्बर के अंदर। इस कंडेंसेशन चैम्बर के जो कंडेंसेशन वेसल इधर होता है उसकी हवा को वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और उसके बाद जिंक की वेपर इस कंडेंसेशन वेसल के अंदर कलेक्ट हो जाता है। इस जिंक इंडस्ट्री ने जावर में काफी बरकत लाई होगी। जरूर लाई। जावर की जिंक से बनी हुई पित्तल को दुनिया पर डिमांड था, इसलिए हम जावर का साइट पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे डेब्री हिप्स को देखा जाते हैं। इस डेब्री हिप से पता लगता है ये इंडस्ट्री वहाँ पर हजारों बरस से भी ज़्यादा चली रही और वहाँ के मंदिरों के खंडार और अमीरों के घर के खंडार देखकर भी बोल सकते हैं ये इंडस्ट्री वहाँ पर बहुत धन संपत्ति भी लाई। ये जो मंदिर हैं यही वो जगह है जहाँ की उस सभ्यता के आदमी रहते थे जिन्होंने ये माइनिंग और स्मेल्टिंग का जिंक माइनिंग और स्मेल्टिंग की। चलो जाके देखें नीचे। हाँ, चलिए। हमने जावर घाटी में पुरानी बस्ती के खंडर और पुरानी खदानें देखी।
वे मुझे एक पुरानी सुरंगनुमा खदान में ले भी गए। अंदर पूरा अंधेरा था, सिवाय हमारे हेलमेट में लगे छोटे लैंप के। क्या ये नाली क्या इसी से और लाते थे? नहीं, ये सीढ़ियाँ और को ऊपर ले जाने और आदमियों के नीचे आने के लिए काम में लाई जाती थी, और ये 2000 साल पुरानी है। 2000 साल? इतने साल टिक जाती है लकड़ी? हाँ, इस एनवायरनमेंट में तो टिक जाती है, क्योंकि ये बाहर से कट ऑफ रहता है और इस एनवायरनमेंट में लकड़ी काफी सालों तक एज इट इज रह जाती है। कार्बन डेटिंग क्या होगा इसका? हाँ, इसे कार्बन डेटिंग से ही इसकी एज निकाली है। और ये जो गैलरी आप देख रहे हैं, ये चैम्बर्स गैलरी, ये क्या है कि लकड़ी जलाते थे एक खड्डा खोद के, और उससे वो रॉक को गर्म कर देती थी, और उसके बाद उसमें पानी छिड़क देते थे, तो क्या रॉक में क्रैक आ जाते थे, और उससे फिर चीजल से इसको निकाल देते थे। और इस तरह से ये सारी गैलरीज ये बनाई है। चलो देखते हैं थोड़ा बहुत। इनके जो औजार मिले थे वो कहाँ पर? वो ऊपर है, ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और साथ में वो बस्ती भी देखते हैं अपन चल के, जहाँ ये लोग बाग रहा करते थे। ये देखो यहाँ कितनी संख्या में रिटॉर्ट बिखरे हुए पड़े हैं, हजारों लाखों की संख्या में। जिंक निकालने के बाद जो रिटॉर्ट बच जाते हैं, उनको उन्होंने एक ईंटों की तरह मकान बनाने के लिए यूज किया है। ये देखो, तभी रिसाइकिल करते थे यूज्ड मटेरियल। हाँ, क्यों नहीं। 7वीं 8वीं सदी से पहले मिश्र धातु की चीजें थोड़ी बहुत ही मिलती हैं, पर मेटलर्जी में विकास के साथ कई किस्म के मिश्र धातु आम होते गए। इनकी सबसे अच्छी मिसाल है मूर्तियां। 9वीं शताब्दी तक आते आते दक्षिण में चोलाओं के जमाने में ये कला काफी फैल चुकी थी। मूर्ति के हर अंग की लंबाई, चौड़ाई और आकार को उन नियमों के अनुसार बनाया जाता था जिनमें आमतौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर मूर्ति का चेहरा एक बुनियादी माप था जिसे ताल कहा जाता था। मूर्ति के दूसरे अंग भी इसी के अनुपात में गढ़े जाते थे। आज भी दक्षिण में चोल शैली से कांसे की मूर्तियां बनाई जाती हैं। सबसे पहले मूर्ति को मोम से बना लिया जाता है, उसी अनुपात से, वैसे ही बारीकी से और सौंदर्य के उन्हीं नियमों के आधार पर। फिर उसे चिकनी गीली मिट्टी से ढक दिया जाता है और सूखने पर तार से कस दिया जाता है। फिर इसे गर्म करते हैं। यूं मोम पिघलकर बाहर आ जाता है और उस मिट्टी के भीतर सांचा रह जाता है। अष्टधातु या पंचलोहा जैसे धातुओं के मिश्रण से मूर्तियां बनाई जाती थी। पिघला हुआ पंचलोहा सांचे में डाला जाता है, इससे वो ठीक सांचे का रूप ले लेता है। How much time will it take? 3 hours. For cooling down. कारीगर के लिए तो ये परीक्षा की घड़ी है। सांचे को तोड़ा जा रहा है। चोल दौर की हर कांस्य मूर्ति अपने आप में विशिष्ट है। इनको बनाने के जटिल तरीके और कड़े नियमों के बावजूद इसी चोल दौर में भक्ति परंपरा के कवि गायकों की मूर्तियां भी मिलती हैं। उनके गीत और भजन संस्कृत में नहीं, अपने इलाकों की भाषा में थे। इसी से लोक भाषा और लोक साहित्य का विकास हुआ। मंदिरों ने सामाजिक केंद्र का रूप ले लिया। कथा कीर्तन के लिए बड़े बड़े सभागार बन गए।
दक्षिणा के रूप में धन भी इकट्ठा होने लगा। रुपए पैसों का लेन देन मंदिरों के द्वारा होने लगा। मंदिरों के सैकड़ों कर्मचारी होने लगे, जैसे फूल वाले, ग्वाले, गायक, वादक और देवदासी। और मंदिर नगर ही बन गए, जिसमें बाजार, धर्मशाला, कोषालय, गौशाला, गोदाम सब कुछ था। पढ़ाई में ज्यादातर जोर पुराने ग्रंथों को दोहराना और उन पर टीका टिप्पणी करने पर ही था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बंद हो जाने से अब मंदिरों की पाठशालाएं ही शिक्षा के केंद्र बन गई। इस तरह मंदिर एक संस्थान ही हो गया। उसके पास शक्ति थी और समाज में एक खास ओहदा भी। राजा बदले लेकिन मंदिर वहीं रहे। नए राजाओं ने पुराने मंदिरों को अपनाया ताकि उनकी सत्ता को मंदिरों की मान्यता मिल सके। इस तरह मंदिर राज्य सत्ता के प्रतीक बन गए। इसीलिए उन्हें विशाल और भव्य बनाना जरूरी था। अब पुराने मंदिरों की ऊंचाई तो नहीं बढ़ाई जा सकती थी, न ही उन्हें तोड़कर नए मंदिर बनाए जा सकते थे। तो परंपरा शुरू हुई मंदिरों को दीवारों से घेरकर भव्य प्रवेश द्वार बनाने की। दक्षिण में इन प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहते हैं। नए राजाओं ने एक से बड़े एक अनेक गोपुरम बनवाए। जैसे जैसे मंदिरों का विस्तार हुआ, वैसे बाहरी दीवारों की और गोपुरम की संख्या बढ़ती गई। किसी भी काल के वास्तुशास्त्र का अंदाज हमें उस समय के मंदिरों से मिलता है। 6ठी सदी के बाद ही ऐसे मंदिरों के निर्माण का दौर शुरू हुआ। मंदिर अब बांधे जाने लगे। उससे पहले लंबे अरसे तक पहाड़ों को खोदकर गुफाओं में आराधना स्थल बनते रहे। यह है बिहार के बराबर पहाड़ में बनी लोमस ऋषि गुफाएं, जिन्हें ईसा से लगभग 250 साल पहले आजीवक पंथ वालों ने बनाया था। इन गुफाओं का रूप लकड़ी, मिट्टी और घास से बने उस समय के घरों को दोहराता है। आज तो उन घरों के अवशेष नहीं बचे, लेकिन सांची जैसे जगहों में बनी कलाकृतियों से हमें उनके नक्शे का अंदाजा मिलता है। वैसे लोहे की छैनी और हथौड़ी से गुफाएं खोदना शिल्प कला ज्यादा है, आर्किटेक्चर कम। इसके लिए कोई सामग्री नहीं जुटानी पड़ती, न ही सामग्री की मजबूती जाननी होती है। बस एक चट्टान हो। अगली कई सदियों तक गुफाओं में ही आराधना स्थल बनते रहे, जैसे कार्ला, कान्हेरी, अजंठा, एलोरा। यहाँ एलोरा में 6ठी से 13वीं सदी तक कई गुफाएं बनी। जैसे कि घर के छत को सहारे के लिए बल्लियां लगानी पड़ती हैं, उसी तरह से उन्होंने इन गुफाओं में पत्थर के बीम्स और खंभे बनाए। पहाड़ खोदने की कला का शिखर था एलोरा का ये कैलाशनाथ मंदिर, जो 8वीं सदी का है। कैलाशनाथ मंदिर इस तरह से तराशा गया है कि वो पहाड़ से अलग होकर खड़ा है। बेशक ये एक बेहद कठिन काम था, लेकिन ये था तो शिल्प कला का ही एक नमूना। वैसे अब धीरे धीरे मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के स्थल न रहकर समाज की प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन गए थे।
साथ ही पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए मूर्ति का महत्व बढ़ गया था। इसलिए मंदिरों का नगर में होना जरूरी था और यूं आगे जाकर मंदिर एलोरा जैसी पहाड़ियों में नहीं, नगर में बनने लगे। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर रख के उसे कहीं भी खड़ा करने की तकनीक वैसे तो काफी पुरानी है। ईसा पूर्व 150 में बना ये सांची का तोरण इसी तकनीक से बना है। पत्थर का भारी होना ही उससे बनी संरचना को स्थायित्व देता है। जैसे अगर मैं ये पत्थर के 4 खंभे रखूं और फिर उस पर ये 4 बीम्स, और फिर उस पर ये छत, तो ये संरचना गिरेगी नहीं और ना ही इसे जोड़ने के लिए सीमेंट या कोई गारा की जरूरत होगी। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को ट्रैबिएट कहते हैं, यानी वर्टिकल फोर्सेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। पत्थर की यह संरचना पूरी तरह से उसके वजन पर आधारित है। सांची का ये गुप्तकालीन मंदिर भी ऐसे ही बना है और आगे जब जगह जगह मंदिर बनने लगे तो वो सब इसी तरीके से। ट्रैबिएट पद्धति की एक कमी भी इस मंदिर में साफ दिखती है। जैसे यहाँ से 12 स्क्वायर फीट की छत को सहारा देने के लिए 4 खंबे हैं और आगे जब बड़े बड़े सभागार बनवाने पड़े तब हजारों खंभों का इस्तेमाल करना पड़ा। खैर, लेकिन अब इस तकनीक से कहीं भी मंदिर बनवाए जा सकते थे और इस तरह आम लोगों का मंदिर से रिश्ता और गहरा हो गया। वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ते समय मेरे हाथ में एक ग्रंथ आया, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें गुप्त काल के लोगों के विचार हैं। इसके शुरू में ही एक संवाद है। राजा वज्र अपने गुरु मार्कंडेय से शिल्प शास्त्र की शिक्षा मांगता है। गुरु कहता है कि राजा, अगर तुम्हें शिल्प बनाना है तो तुम्हें चित्रकला, नृत्य कला, वादन, गायन और साहित्य की जानकारी होना जरूरी है। इस समय तक सारी कलाएं एक सूत्र में सौंदर्य शास्त्र के समान नियमों में बांधी जाने लगी थी। इन सारी कलाओं का मंच था मंदिर। राम तट्टित धन्न धन्न तक टक राम धन्न जुड्डु जुड्नु तक टक राम धाम धट्टित धन्न धन्न तक टक राम धाम धन्न जुड्डु जुड्नु तक टक राम तट्टित धन्न धन्न तक टक राम धन्न जुड्डु जुड्डु तक टक राम तट्टित धन्न धन्न तक टक राम धन्न जुड्डु जुड्डु तक टक तट्टित धन्न धन्न जुड्डु जुड्डु तदिविदा तदि तट्टित धन्न धन्न जुड्डु जुड्डु तदिविदा तदि तट्टित धन्न तद्धन्न जुड्डु जुड्डु तदिविदा तदि तट्टित धन्न धन्न तक टक राम धन्न जुड्डु जुड्नु तक टक राम तट्टित धन्न धन्न तक टक राम धन्न जुड्डु जुड्नु तक टक राम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मंदिर बनाने की जानकारी दी गई है। किस तरह की लकड़ी, पत्थर इस्तेमाल किया जाए और मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसे हो, यानी निर्माण कार्य से लेकर हर दिन मंदिर चलाने तक की जरूरत है। पर एक बात है, इसमें वास्तुशास्त्र के अलावा कई और बातें भी हैं जिन्हें अंधविश्वास कहा जा सकता है। जैसे जगह के चयन के लिए मिट्टी की जांच और पानी की उपलब्धि आदि के साथ साथ शकुन अपशकुन को भी उतना ही महत्व दिया है। इसकी वजह शायद यह है कि मंदिर बनाने वाले और वास्तुशास्त्र लिखने वाले अलग अलग लोग थे। एक था कारीगरों का संघ जो योजना के अनुसार काम करता था और नए लोगों को प्रशिक्षण देता था, और ब्राह्मण जिन्हें शिल्प कहा जाता था, कारीगरों की जानकारी को सूत्रबद्ध करते थे। और यूं धीरे धीरे कारीगरों के अनुभव ऐसे शास्त्र में बदल गए जिसमें ना तो कोई परिवर्तन किया जा सकता था, न ही उस पर कोई सवाल।
जैसे मंदिर की मूल कल्पना। यह हमेशा एक ही रहे, बाहर से पहाड़नुमा और अंदर एक छोटा सा अंधेरा कमरा। उस कमरे का आकार हमेशा चौरस ही रहा। ट्रैबियट पद्धति से चौरस आकार का कमरा खड़ा करना बड़ा आसान था। अगर हम मंदिरों के ग्राउंड प्लान्स देखें तो इनमें स्क्वायर या चौरस का महत्व हमें समझ आता है। चौरस एक ऐसा ज्योमेट्रिक आकार है जिसे बराबर बराबर की इकाइयों में बांटा जा सकता है। ऐसे चौरस को वे मंडल कहते थे। अब ये चौरस लेके उन्होंने उसे 64 चौरसों में बांटा। अंदर के 4 चौरसों से बना गर्भगृह, उसके बाद के चौरस बने गर्भगृह की दीवार, फिर रहा प्रदक्षिणा पथ और फिर बाहरी दीवार। ये हुआ मंदिर का ग्राउंड प्लान और यही बना रहा मंदिर का ढांचा। इसे वास्तु पुरुष मंडल का नाम दिया गया क्योंकि इस चौरस में उन्होंने एक परम पुरुष को देखा। लेकिन उस प्रतीकवाद की बात अब नहीं। ये 64 हिस्सों में बटा हुआ मूल चौरस हजारों छोटे चौरसों में विभाजित किया जा सकता था और डिजाइन बनाते वक्त ये ग्राफ पेपर जैसा काम करता था। अब मंदिर की दीवार बनाते वक्त सिर्फ एक चौरस निकालने या जोड़ने से अलग अलग आकार के मंदिर बन सकते थे और इस तरह धीरे धीरे मंदिर सांची के उस सादे रूप से अलंकृत बनते गए। वास्तुशास्त्र में मंदिरों के कई शैलियों का वर्णन है। ईस्वी 1000 तक इनमें से 2 स्टाइल्स काफी प्रचलित हो गई थी। एक तो है विमान, जिसका सबसे ऊंचा उदाहरण है तंजावुर का ये बृहदेश्वर मंदिर, और उत्तर में ज्यादा आम थी शिखर शैली। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ऊपर से इनकी बनावट जरूर अलग दिखती है, लेकिन ये दोनों वास्तुपुरुष मंडल के सूत्रों पर ही रचे गए हैं और उसी एक पत्थर पर दूसरा पत्थर रखने की ट्रैबियट पद्धति से। वास्तुशास्त्र के सीमाओं में बंध जाने से हुआ ये कि एक तरफ मंदिर बस और ऊंचे होते गए और दूसरी तरफ उनकी शिल्पकला और बारीक होती गई। (1270 ईस्वी में होयसल शैली में बना यह है सोमनाथपुर का प्रसन्न केशव मंदिर। वैसे आर्किटेक्चर से ज्यादा यह शिल्पकारी का ही नमूना है। वैसे कुछ प्रयोग तो जरूर हुए, जैसे ये ऊपरी हिस्सा जो विमान और शिखर का मेल है, लेकिन कमजोर बनावट के कारण यह बहुत कम जगह टिक पाया। इसकी विशेषता यह है कि इसके एक ही चबूतरे पर 3 गर्भगृह हैं और वो भी स्टार या सितारे के आकार के। लेकिन वास्तव में यहां आर्किटेक्चर का कोई मूल विकास नहीं हुआ है। ये स्टार शेप भी उसी चौरस को अलग अलग कोनों पर घुमाकर बना है। ये सब मंदिर देखकर एक बात आपके ध्यान में आई होगी। इन सब के प्लान्स वृत्त, चौरस या आयत के आकार पर आधारित है। शिल्प सूत्रों में भी पाइथागोरस का सिद्धांत त्रिकोण नहीं बल्कि रेक्टेंगल के आधार पर सिद्ध किया था। हमने स्कूल में त्रिकोण पर आधारित यूक्लिड की पद्धति सीखी थी, लेकिन गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसे चौरस का आधार लेकर जिस तरह से सिद्ध किया है वो बिल्कुल अलग है और आसान भी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी भुजाएं हैं ए, बी और कर्ण सी। हमें सिद्ध करना है a² + b² = c²। इस त्रिकोण की हर भुजा पर चौरस बनाते हैं जिनका क्षेत्रफल होगा a², b² और c²। हमें सिद्ध करना है a² + b² = c²।
अब दोनों तरफ AB भुजा वाले 4 त्रिकोण जोड़ते हैं, इस तरह। तो ये 2 चौरस बन गए। बाएं तरफ की चौरस की भुजाएं हैं A प्लस B, तो उसका क्षेत्रफल है A प्लस B स्क्वायर। दूसरे चौरस की भुजाएं हैं A प्लस B, तो उसका भी क्षेत्रफल है A प्लस B स्क्वायर। दोनों तरफ से उन 4 त्रिकोणों को निकाल दिया जिनका क्षेत्रफल एक ही है, तो रहता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था। अपनी किताब लीलावती में भास्कराचार्य ने बस सिर्फ ये आकृति बनाई है और इसी को सिद्धता कहा है। वो कैसे? इस आकृति में बाहर वाले या A प्लस B भुजा वाले चौरस का क्षेत्रफल 2 तरह से निकाला जा सकता है। एक तरह से यह है A प्लस B स्क्वायर और दूसरी तरह से यह है अंदर वाले यानी C भुजा वाले चौरस का क्षेत्रफल C स्क्वायर अधिक A प्लस B भुजा वाले 4 त्रिकोण, 4 बार हाफ AB। इसे एक्सपैंड करके हम पाएंगे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2AB। दोनों तरफ से 2AB को निकाल दिया तो ये हो गई सिद्धता। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। लेकिन इस सिद्धता में हमारा इंटरेस्ट दूसरी वजह से है। वो भूमिति का यानी ज्योमेट्री का सूत्र नहीं था, बीजगणित का था, अलजेब्रा का। और इस बीजगणित के उपयोग से ही हमारी सिद्धता यूक्लिड की सिद्धता से सरल बनती है। भारतीय उपमहाद्वीप के गणित में बीजगणित की परंपरा ही सबसे सशक्त परंपरा थी। ये आर्यभट्ट के साथ 6ठी सदी में उभर कर सामने आई। 15वीं 16वीं सदी तक इस क्षेत्र में हमारा काम बाकी दुनिया से काफी आगे था। सिंबल्स का उपयोग, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के इनडिटरमिनेट इक्वेशंस जिनमें एक से ज्यादा अननोन हैं, हायर ऑर्डर के इक्वेशंस, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश उस काल की खासियत थी। ज्योमेट्री में हम पीछे थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आगे थी। यह काम 10वीं या 11वीं सदी तक अपनी ऊंचाई पर पहुंचकर रुक सा गया। लेकिन इस बात का अपवाद है इसी दौर के भास्कराचार्य का काम। उनकी तुलना आर्यभट्ट से की जा सकती है। उन्होंने गणित का सारा ज्ञान इकट्ठा तो किया ही, साथ साथ उसमें सुधार भी किया। हाँ, और साथ ही उनकी रचनाओं में कुछ नई बातें भी है। डिफरेंशियल कैलकुलस की उन्हें धुंधली सी कल्पना तो होने लगी थी। यह अफसोस की बात है कि बाद की परंपरा ने उनके पुराने पहलुओं को ही दोहराया। थोड़ा बहुत विकास भी किया, लेकिन नए पहलुओं को आगे नहीं बढ़ाया। आखिर ये काम हुआ यूरोप में 6-7 सदियों के बाद, स्वतंत्र रूप से। हाँ, वैसे हमारे यहाँ सीरीज में काम जरूर हुआ। 8वीं से 12वीं सदी तक यहाँ की आंकड़े और शून्य की गणन पद्धति, बीजगणित और खगोल विज्ञान को अरबों ने आत्मसात कर लिया था। अगली सदियों में खाड़ी के देशों और मध्य एशिया से लोग यहाँ आए और अपने साथ लाए नई तकनीकें, नया धर्म, नई भाषाएं और नए विचार। 10वीं 11वीं सदी तक यहाँ जो ठहराव आने लगा था, उसे तोड़ने में इस बढ़ते हुए मेलजोल ने अहम भूमिका निभाई। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर कई हमले किए, लूटपाट की। ये एक बदलाव का दौर था। कई विदेशी भारत आने वाले थे, जैसे कि अरब, तुर्क, अफगानी। इसका असर कई चीजों पर पड़ने वाला था। ये तो हमें आर्किटेक्चर में भी दिखाई देता है। शुरू में कुछ लोगों का इरादा जरूर लूटपाट का रहा होगा, मगर आगे चलकर इनमें से कई लोग भारत को अपना घर बनाने वाले थे। इन्होंने अपना मुल्क जैसा माहौल बनाने की कोशिश की। वैसी ही इमारतें, मस्जिदें, मकबरे, महल, यानी यहाँ पर पहली बार मेहराब और गुंबज बने, आर्चेस और डोम्स। वैसे तो ये तकनीक काफी प्राचीन है और कई सभ्यताओं ने अब तक इसे अपना लिया था, लेकिन भारत में ये इसी नई संस्कृति के साथ आई। और जब हमने ये नई पद्धति अपनाई तो उसमें प्रचलित कारीगरी भी थी और ये नए आकार भी।
और इनके मिलने से एक नई और खास भारतीय शैली बनी। 1325 में बने गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की यह मेहराब यहाँ पहले पहल बनी मेहराबों में है। बीच में कीस्टोन है और उससे जुड़ी है दूसरे पत्थरों की गोलाकार रचना। ट्रेबिएट पद्धति में दबाव से बीम टूट सकती है, लेकिन यहां दबाव इन सारे पत्थरों में बट जाता है और इसीलिए यह आसानी से गिरता नहीं। अब बीम की लंबाई का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए चाहे जितना बड़ा मेहराब बनाया जा सकता है। पर इस नई शैली को अपनाना काफी मुश्किल रहा होगा। जैसे इस मेहराब के नीचे लगी ये बीम्स देखते हो, असल में इनसे मेहराब को कोई सहारा नहीं मिलता, फिर भी कारीगरों ने इन्हें यहाँ लगाया है। पर एक बार मेहराब बनाना आ गया तो गुंबज बनाना बहुत अलग बात नहीं है। हम गुंबज को यूं समझ सकते हैं कि एक मेहराब को गोल घुमा दिया गया। हमारे आर्किटेक्चर में मेहराबों और गुंबजों से बड़ा बदलाव आया। आगे चलकर यह तरीका बहुत ही प्रचलित हुआ। इससे कई खूबसूरत और लाजवाब इमारतें बननी थीं। अगली कुछ सदियों में यहाँ की कारीगरी मानो चोटी पर पहुंच गई। ट्रेबिएट की सीमाएं टूटी, मेहराब और गुंबज के नए पहलू जुड़े। यहाँ जो इमारतें बनी वो दुनिया के आर्किटेक्चर में अनोखी और बेजोड़ थी। इसमें वक्त तो लगना ही था। नई तकनीक सीखना, उसे अपनाना और फिर उसे अपनी परंपरा के अनुसार ढालना कोई आसान नहीं था। इसके लिए जरूरी थी नए विचारों को, परिवर्तन को अपनाने की तैयारी। लेकिन जो खुद को पहले से ही श्रेष्ठ मान बैठे थे, वह नई बातें कैसे सीखते, नए विचारों को कैसे अपनाते। फिर कोई अचरज की बात नहीं कि हमारे दस्तकारों ने नई तकनीकों को पहले अपनाया। लेकिन ये सब होते होते सदियां बीती। आने वाला दौर इसी परिवर्तन का रहा।